हेलो दोस्तों, हर इंडियन को ये पता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया पर लगभग 200 साल तक राज किया। इन 200 सालों में उन्होंने इंडियंस पर हर तरह से अत्याचार किए, लाखों लोगों की जान चली गई और देश की ज्यादातर पॉपुलेशन गरीब हो गई। इसी दौरान ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया की वेल्थ को यहाँ से शिफ्ट करके ब्रिटेन भेज दिया और ये कहा जाता है कि अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ब्रिटिशर्स लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से लूट कर ले गए। इन सब के बावजूद हमारे फ्रीडम फाइटर्स बड़ी ही बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ते रहे और फाइनली 1947 में इंडिया को आजादी दिलाई। लेकिन जब तक हमें आजादी मिली तब तक इंडिया काफी गरीब हो चुका था। दोस्तों, आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंडिया काफी तरक्की कर चुका है और इनफैक्ट हम बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना 100 टन सोना वापस ला रहे हैं। लेकिन क्या ये वही सोना है जो ब्रिटिशर्स हमसे लूट कर ले गए थे? चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी मेरे इस वीडियो में। और इसकी शुरुआत होती है 1991 से। दरअसल 1991 में इंडिया एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट यानी कि नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। इसे समझने के लिए सबसे पहले कंट्री के करंट अकाउंट को समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस में करंट अकाउंट किसी भी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड होता है। अगर कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी तो वो अकाउंट सरप्लस में आ जाएगा और कंट्री अगर इंपोर्ट ज्यादा करेगी तो वो अकाउंट डेफिसिट यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। और इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच के डिफरेंसेस को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव में हुआ तो हमें दूसरी कंट्रीज से पैसे लेने होंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव में हुआ तो हमें दूसरी कंट्रीज को पैसे देने होंगे। तो हुआ ये कि 1991 आने तक ईस्टर्न ब्लॉक, जिसे कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज का एक ग्रुप था, वह खत्म हो चुका था। और उसी टाइम पर गल्फ वॉर भी चल रही थी। सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे और हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों तक के ही इंपोर्ट के रिजर्व्स बचे थे। इसके अलावा इराक कुवैत कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और बढ़ा दिया था, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल के लिए इन्हीं कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता था। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ज्यादा इम्बैलेंस्ड होता जा रहा था और उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी लोन पेमेंट डिफॉल्ट की हद तक पहुंच चुकी थी। जुलाई 1990 में लो रिजर्व्स होने की वजह से इंडियन रूपी में तेजी से गिरावट हुई, जिसने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। फरवरी 1991 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर कंट्री का बजट पेश नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से इंडिया बॉन्ड्स रेटिंग गिरती ही जा रही थी। सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग होती गई कि इंडिया का इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसे उधार लेना काफी ही महंगा हो गया था, जिससे कि इकोनॉमी पर और भी ज्यादा प्रेशर आ गया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के लोन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया था और वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को हेल्प करने से मना कर दिया था। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास लोन डिफॉल्ट से बचने के लिए कुछ सख्त कदम उठाना जरूरी हो चुका था। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया ने काफी सख्त कदम उठाए, जिनमें से एक था अपने गोल्ड रिजर्व्स को बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना। इस मूव का मकसद अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना था, ताकि इंडिया अपने लोन की पेमेंट्स कर सके और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। जनवरी 1991 में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स ही रह गए थे और जून आते आते तक वो उसके भी आधे हो चुके थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी टाइम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.2 बिलियन डॉलर्स का लोन उठाया, जिसके लिए उन्हें 67 टन गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को और 20 टन गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजा और $600 मिलियन उनसे लिए। अब ये सारा गोल्ड एयर
एयरलिफ्ट कराया जाना था। इस गोल्ड को एयरपोर्ट तक पहुंचने में एक वैन का टायर भी फट गया था, जिससे कि काफी ही पैनिक वाली सिचुएशन बन गई थी। उसी टाइम ही इंडिया में जनरल इलेक्शंस भी चल रहे थे, जिसकी वजह से इस गोल्ड को काफी ही सीक्रेसी से इंडिया से एयरलिफ्ट कराया गया। उस टाइम जब ये न्यूज पब्लिक हुई कि इंडिया ने अपना पूरा गोल्ड रिजर्व गिरवी रख दिया है, तो कंट्री में काफी ही ज्यादा शोर मचा। ये सारा गोल्ड चार्टर्ड प्लेन के जरिए मई 21 से मई 31 के बीच लंदन ट्रांसपोर्ट किया गया। कुछ ही महीने बाद पीएम चंद्रशेखर की गवर्नमेंट, जिसने ये गोल्ड गिरवी रखा था, वो गिर गई और पीवी नरसिम्हा राव ने नई गवर्नमेंट बनाई। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इकोनॉमी में काफी ही नए रिफॉर्म्स किए और इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया। जो लोन इंडिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लिया था, उसकी पेमेंट नवंबर 1991 में ही कर दी गई थी, लेकिन लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से आरबीआई ने वो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रहने दिया। एक्चुअली लंदन वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है और वहाँ पर रखा हुआ सोना काफी ही आसानी से ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे रिटर्न कमाया जा सकता है। आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट से भी गोल्ड खरीदता है और उसे बाहर ही स्टोर कर देता है। आज की तारीख में इंडिया के पास लगभग 822 टन गोल्ड रिजर्व्स है, जिसमें कि 500 टन अब्रॉड में था और 300 टन इंडिया में। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इंडिया ने 100 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगवा लिए हैं, तो ये पोर्शन अब बैलेंस्ड हो गया है। आरबीआई का कहना है कि अब इंडिया में प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटीज हैं, तो इसीलिए ये गोल्ड इंडिया में रखना सही है। मार्केट में काफी ही ज्यादा स्पेकुलेशंस थी कि रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे कि यूएस का रशिया के फॉरेन रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना, शायद इसकी एक बड़ी वजह बनी है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये आरबीआई की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी सही रास्ते पर चल रही है और हम धीरे धीरे एक डेवलप्ड नेशन बनने की राह पर चल पड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।